everyone, myself Dr. एम अंसारी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त अकेडमी। प्यारे प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाले चैप्टर में बात की थी एक बहुत ही शॉर्ट मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने उस लेक्चर को बहुत ही अच्छा एंजॉय किया था। आइए अब हम उसी सीरीज में थर्ड लेक्चर में आज बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने कुछ सुना भी होगा कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो कई टाइप्स की होती हैं, तो हम लोग एक एक करके उनको पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें हम लोग जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे, वो हमारी रिएक्शंस होंगी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, किसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस? बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताते हैं और इसकी डेफिनेशन को आप लोग क्लियर कर पाएंगे। क्या होता है? ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके किसी एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बताया हमने? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स आर रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2 का फॉर्मेशन, है ना। और अगर इसी की बात हम लोग करें तो जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जो है, जिसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग स्लग लाइम बोलते हैं, उसका फॉर्मेशन करता है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम लोग इनको एक एक करके देखेंगे। तो आइए जल्दी से हम लोग इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product, to form a single product। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका हमारा हो जाएगा बर्निंग ऑफ कोल। क्या हो जाएगा? बर्निंग ऑफ कोल। कोल, बर्निंग ऑफ कोल में हम लोग इसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। जैसे कार्बन है और ये सॉलिड फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन आपकी गैसियस फॉर्म में होगी, CO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां से क्या होगा? गैसियस फॉर्म में होगी, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल। इसी तरीके से हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होगा वाटर का फॉर्मेशन? तो H2 ये गैस प्लस O2 ये भी गैस, और कंबाइन करके बना देते हैं H2O ये भी गैस। बैलेंसिंग आप लोगों ने सीखी है, तो बहुत इजीली आप बैलेंस कर सकते हैं। 2 और 2 लगाएंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, है ना। ये आपका फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल में आप लोग जो सबसे अच्छा एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ में करा दें? H2O के साथ में करा दें। आप जानते हैं कि H2O लिक्विड होगा, ये सॉलिड होगा, ये आपस में कंबाइन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, CaOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो आपका कैसा होगा? एक्वस होगा। अच्छा, इनके नाम के बारे में बात कर लेते हैं कि किसका क्या नेम होता है। ये आपका क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम नाम याद रखेंगे आप लोग। ये आपका सिलेक्ट लाइम होता है। क्या होता है बेटा? सिलेक्ट लाइम होता है। ये बात समझ में आ गई? तो बताएं जल्दी से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोगों ने क्लियर कर लिया, ये बात हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। आइए अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की रिएक्शंस के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शंस। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं?
ऐसी रिएक्शंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, तो उनको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो सिंपली आप ये बोल सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की रिवर्स होती हैं या उनकी अपोजिट होती हैं, है ना, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके क्या कर रहे थे, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, जबकि यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट ब्रेक होगा 2 और मोर प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की सिंपल सी डेफिनेशन हुई, when a single reactant break 2 or more products, this type of reactions is known as decomposition reactions। अब ये जो ब्रेकिंग है वो 3 तरीके से हो सकती है। जो रिएक्टेंट है वो हमारा ब्रेक हो सकता है हीट की प्रेजेंस में, मतलब हीट करने पर ब्रेक हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, हम लोग उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। ये हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो हो सकता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम उसको बोलेंगे क्या, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन हमारा हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो हमारा जो डिकम्पोजिशन होगा वो 3 टाइप्स का होगा। कौन कौन से 3 टाइप्स होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन जब हीट से डिकम्पोजिशन होगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन जब सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा। तो इस तरीके से आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को समझा। आइए जल्दी से इसको नोट कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में, हमने बोला व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट breaks into 2 or more products, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस are of 3 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप्स की होंगी, आइए एक एक करके हम लोग इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप की हम लोग पढ़ रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन कब बोलते हैं, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन डिकम्पोजिशन carried out in the presence of क्या, हीट। जब डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। चले इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो हम यहां बात करेंगे, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे, FeSO4 जिसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलेंगे। अगर हम इस फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट, वही हीट कर रहे हैं तभी तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं ना। तो अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है बेटा Fe2O3 में, प्लस ये कन्वर्ट होता है SO2 में, प्लस ये कन्वर्ट होता है SO3 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आता है तो आप बैलेंस कर लेते हैं। 2FeSO4 ये आपकी बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो आपने इस तरीके से इस बैलेंस रिएक्शन को देखा, इस एग्जांपल को सीखा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है ना। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा वो क्या होता है, उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये होता है, ये आपका फेरस सल्फेट है, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, तो इसको लिख लेंगे फेरस सल्फेट। क्या है ये, फेरस सल्फेट है ना। अच्छा, Fe2O3 क्या होता है बेटा, Fe2O3 जो होता है आपका वो क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा, है ना, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा।
चलिए, अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सर बहुत देर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बताइए तो सही कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता कौन सा है। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है यहां पर आपका, इसका जो कलर होता है बच्चों वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है ये? ग्रीन कलर का होता है ना। तो ये ग्रीन कलर का होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पर किसमें? रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है रेड ब्राउन कलर में। किसमें? रेड ब्राउन कलर में। तो ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। चलें, इसके अलावा एक और एग्जांपल हम इसी में आपको देते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर आप इसको हीट करेंगे तो ये हीट करने पर ब्रेक हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 गैस में। तो ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये सॉलिड होता है, ये आपका सॉलिड होता है और ये आपका गैस होता है ना। तो ये आपने सीखा थर्मल डिकम्पोजिशन। बताएं जल्दी से, एकदम क्लियर है ना? ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरे टाइप के डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। दूसरे टाइप का डिकम्पोजिशन हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना। तो आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन डेफिनेशन सिंपल सी है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो लिख लेंगे व्हेन decomposition is carried out in the presence of इलेक्ट्रिसिटी। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होगा तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेगा, किसमें? एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसी का एग्जांपल होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम H2O, और ये लिक्विड होता है। जब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। क्या पास करते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाता है। बैलेंस रिएक्शन आपको पता है, पिछले लेक्चर में आप लोग सीख चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में जरूर देखिए, है ना। तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब हम H2O की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक गैस जो होती है हमको डबल मिलती है दूसरी गैस के कंपेयर में। तो यहां देखिए ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल है ना। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें आपसे, और अच्छा कोई क्वेश्चन इसमें पुटअप अगर हो, तो आप बोलेंगे कि ये गैस जो होती है हमको वो कैथोड पर मिलती है और ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये बेटा हमको एनोड पर मिलती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन को भी सीख लिया। आइए तीसरे टाइप के डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। कौन सा होगा हमारा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। कौन सा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये क्या होगा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, है ना। चलिए इसके एग्जाम्पल को सीखते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कि अगर हमने AgBr को लिया, क्या लिया? AgBr, है ना, और इस पर क्या किया? सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो जो AgBr है वो कन्वर्ट हो जाएगा Ag में प्लस Br2 में, है ना। अब इसको बैलेंस करेंगे तो Br वहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो इसको 2 करेंगे और जैसे ये 2 किया तो Ag यहां 2 और यहां 2, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका AgBr का डिकम्पोजिशन Ag में और Br2 में। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, कौन सा? AgCl का, बिल्कुल इसी तरीके का। सनलाइट की प्रेजेंस में ये भी किस में ब्रेक हो जाएगा? सिल्वर में ब्रेक होगा,
और किस में ब्रेक होगा, Cl2 में ब्रेक होगा, है ना। तो यहां पर 2 कर लेंगे और यहां पर 2 कर लेंगे। नोट बेटा, एक पॉइंट यहां पर नोट करके लिखेंगे। कौन सा पॉइंट है, नोट पॉइंट। दिस रिएक्शन is used in the black and white photography, black and white photography में ये रिएक्शन यूज होती थी। आजकल कहाँ यूज होती है बेटा, आजकल तो एक से एक सेल्फी कैमरा फोन आ गए हैं, तो उसमें ये यूज नहीं होती है ना। चलिए, ये भी आप लोगों ने सीखा, तो जल्दी से बताएं डिकम्पोजिशन आप लोगों ने कैसे सीखा। डिकम्पोजिशन में हमने बताया जब कोई भी एक रिएक्टेंट होता है, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और डिकम्पोजिशन कैसे कैसे हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है। जब हीट से होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिसिटी से होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जब सनलाइट की प्रेजेंस में होगा तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, है ना। इसको भी आप लोगों ने सीखा। चले, नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए थर्ड टाइप की बात करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अब देखें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसको बोलेंगे। क्या होता है, जब कोई ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कंबाइन करता है किसी ऐसे या रिएक्शन करता है किसी ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसमें कम रिएक्टिव एलिमेंट है ना, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में रिएक्शन करता है, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने सिंपली सीखा, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या होगी इसकी डेफिनेशन, सिंपली होगी द रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शन इन विच the chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its salt solution, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आइए इसका एग्जांपल सीखते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा ये लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव आपको कहां से पता चलेगा बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा आपको, है ना। तो मान लीजिए कि हम यहां पर कह रहे हैं कि जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है और ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा ZnSO4 एक्वस, है ना। और क्या हो जाएगा, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में हो जाएगा डिस्प्लेस। तो यहां पर क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। लेकिन बेटा कभी भी आप ये मत कहिएगा कि सर Cu जो है सॉलिड फॉर्म में जिंक सल्फेट के साथ में रिएक्शन कर रहा है, एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने और ये आपका CuSO4 और जिंक बना देगा। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये जो कॉपर है जिंक से कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए यहां पर रिएक्शन नहीं होगी, है ना। तो नो रिएक्शन। अच्छा, इसी तरीके से अगर बेटा मैं कहूं कि Fe सॉलिड फॉर्म में लिया है, रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ में, एक्वस सॉल्यूशन है, तो क्या ये रिएक्शन करके अगर आप ये कहें कि सर ये FeSO4 बनाएगा और साथ में क्या होगा, एक्वस होगा ये, और प्लस
कॉपर अलग हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल है और फिजिबल है, हो सकती है ना। तो ये आपने सीखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि कैसे होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। चलिए अब एक और टाइप की रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंपली आप लोग कहेंगे म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ द आयंस टेक्स प्लेस। इसमें क्या होता है, दो आपके रिएक्टेंट होंगे, उसमें से इसका आयन उसके साथ, उसका आयन इसके साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। तो ऐसी रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे, सिंपली लिख सकते हैं अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, है ना। A chemical reaction in which new compound are formed by mutual exchange of ions is called double displacement reactions, is called double displacement reaction, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, है ना। तो इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल को सीखिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, याद रखेंगे। मान लीजिए कि ये Na2SO4 जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट बोलेंगे, ये सोडियम सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है और ये रिएक्शन कर रहा है बेटा बेरियम क्लोराइड के साथ BaCl2, ये भी एक्वस सोल्यूशन है। अब ये रिएक्शन करके फॉर्मेशन कर रहा है, किसका फॉर्मेशन करेगा, देखो इसका पॉजिटिव आयन सोडियम है, इसका पॉजिटिव आयन बेरियम है, तो इसका पॉजिटिव आयन इसके नेगेटिव के ही तो साथ रिएक्शन करेगा। तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या 2NaCl बनाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या BaSO4 बनाएगा। तो जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे, BaSO4 प्लस में क्या बनेगा, NaCl बनेगा, और NaCl कितना बनेगा, 2 बनेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो BaSO4 बनेगा और क्या बनेगा, NaCl बनेगा, है ना। तो जो BaSO4 है आपका वो क्या होगा, सल्फेट है सॉलिड फॉर्म में, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में होगा, है ना, एक्वस फॉर्म में होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सोडियम जो होगा वो इसके क्लोरीन के साथ, मतलब नेगेटिव पार्ट के साथ एक्सचेंज हो रहा है ना, म्यूचुअल एक्सचेंज। इसका बेरियम इसके सल्फेट नेगेटिव पार्ट के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो यही बात आप लोगों ने डेफिनेशन में लिखी है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को भी आप लोगों ने अच्छी तरीके से सीख लिया, है ना। अब ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में ये जो सॉलिड फॉर्म में BaSO4 बन रहा है, अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो है आप बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। चले इसके अलावा अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा अलग टाइप की रिएक्शंस के बारे में। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, हम बात कर रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में।
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? सिंपली सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी है कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट इवॉल्व होती है उनको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। और हीट किस में इवॉल्व होगी? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी उसमें इवॉल्व होगी। तो जो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल होंगे उनको आप सिंपली बोल सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जाम्पल होंगे, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? द रिएक्शंस इन विच the reactions in which heat is evolved ठीक है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होती है उनको बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इनके एग्जाम्पल में क्या रख सकते हैं आप? सिंपली ऐसे याद रखेंगे, एग्जाम्पल में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, है ना। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा। आपके लेवल पर ये बात बिल्कुल सही है ना, क्योंकि आप लोग क्लास 10th के नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की। किसकी बात करते हैं बेटा? इसमें नंबर बढ़ा लीजिए, ये 5th हो गई आपकी और ये आपकी 6 हो गई, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? द रिएक्शंस इन विच इन रिएक्शंस में क्या होता है? हीट इवॉल्व नहीं होती है। द रिएक्शंस इन विच हीट इज रिक्वायर्ड, या बेटा हीट की जगह पर हम लोग एप्रोप्रिएट वर्ड एनर्जी यूज कर सकते हैं, है ना। एनर्जी यूज कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड होगा हमारा एनर्जी इज रिक्वायर्ड या हीट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो बताएं किसमें हीट की जरूरत पड़ रही थी? या तो सनलाइट के फॉर्म में जरूरत पड़ती थी, या तो फिर किसके फॉर्म में जरूरत पड़ती थी? या तो फिर आप लोग हीट देते थे, या तो फिर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी देते थे। तो सब हीट के ही तो फॉर्म है, एनर्जी के ही तो फॉर्म है। तो आप लोग बोलेंगे कि एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं कि जो भी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो इसके एग्जाम्पल होंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, है ना बेटा। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इसके एग्जाम्पल्स होंगी। बात समझ में आ गई? सभी लोगों ने ये बातें क्लियर की क्या? सबको क्लियर है? चले अब लास्ट में हम लोग एक और बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडक्शन रिएक्शंस आपके लेवल पर सिंपली आपको यही पढ़ाया जाता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट या उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्टेंट, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो सिंपली मैं आपको डेफिनेशन आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, रिएक्शंस इन विच, चलिए हम लिख देते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। द रिएक्शंस इन विच addition of oxygen and removal of hydrogen takes place, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। चले इन दोनों का एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे एक साथ ही देखेंगे। उसके बाद में रिडक्शन रिएक्शंस की बात करें तो हम हेडिंग लगा लेते हैं यहां, रिडक्शन रिएक्शंस। कौन सी होती है रिडक्शन रिएक्शंस? द रिएक्शंस in which addition of hydrogen
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोल देंगे बेटा? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। चलें, इनका सिंपल एक कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहां से कह रहे हैं कि जो CuO है ये रिएक्शन कर रहा है हमारा हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में। और रिएक्शन करके ये कन्वर्ट होता है हमारा Cu प्लस H2O में, है ना बेटा? सिंपल सी रिएक्शन हमने एग्जाम्पल में ली है आपके सामने। CuO रिएक्शन कर रहा है H2 के साथ में। जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करके ये Cu और H2O में कन्वर्ट होता है। अच्छा बताओ, यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो CuO है वो कन्वर्ट हुआ है Cu में। किस में कन्वर्ट हुआ बेटा? Cu में। तो बताओ यहां से क्या हुआ है, जल्दी से बोलो। ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? रिडक्शन होता है। तो बताएं जल्दी से, ये क्या हो रहा है? यहां पर रिडक्शन हो रहा है। सबको समझ में आई ये बात? रिडक्शन हो रहा है। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें? H2O में। तो जल्दी से देख करके बताओ, ये हाइड्रोजन H2O में कन्वर्ट हुआ, यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, उन रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेड आता है रिडक्शन से, ऑक्स आता है ऑक्सीडेशन से, है ना? तो ऐसी रिएक्शन, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन का। अच्छा, आपसे इसमें पूछा जाए कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप सिंपली बता सकते हैं इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा एजेंट बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ गए होंगे। इन्हीं को हम लोग ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो इस लेक्चर में हम लोगों ने आसानी के साथ में बहुत ही इजी वे में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को अच्छे तरीके से टाइप्स ऑफ रिएक्शंस तैयार हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने नोट्स बना लिया होगा। और अगर नोट्स नहीं बनाया होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां से आप जा करके यही सेम नोट क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, है ना? और वहां से आप लोग PDF के फॉर्मेट में इसको डाउनलोड करेंगे और वहां से पढ़ सकते हैं आसानी के साथ में, ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को इस लेक्चर में बहुत ही मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बात करेंगे और आगे की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।